नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। कोंकण यात्रा करते करते हम आ पहुंचे हैं रत्नागिरी। रत्नागिरी में साफ सुथरे तट हैं, हरे भरे पहाड़ हैं और है गहरा समंदर। तो यहाँ की राजनीतिक गहराई जानने के लिए हम लगाएंगे इस समुद्र में गोता। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त कौस्तुभ सावंत, जो कि यहाँ पर एक डाइव स्कूल चलाते हैं और यहाँ के सियासी रंगों के अलावा ये हमें साथ में समुद्र के भीतर के रंग भी दिखाने वाले हैं। रत्नागिरी पहुंचने से पहले रास्ते में हमें चिपलून पड़ा था। जब तक मैं डाइव के लिए तैयार होता हूं, आप देखिए कि मैंने चिपलून में क्या देखा और क्या जाना। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से लोगों की राय जानने के बाद जितेंद्र दीक्षित जब मुंबई गोवा हाईवे पर आगे बढ़े तो उन्हें सबसे पहले मिला चिपलून। चिपलून कोंकण की वो जगह है जिसे विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ महेंद्रगिरी नाम की इस पहाड़ी के ऊपर भगवान परशुराम का प्राचीन मंदिर भी है। बताते हैं कि 17वीं सदी में मुस्लिम शासक सिद्दी रसूल यकूत खान ने इस मंदिर को अपने गुरु स्वामी परमहंस के जरिए आर्थिक मदद देकर बनवाया था। मान्यता है कि भगवान परशुराम सुबह तप करने के लिए हिमालय की ओर चले जाते हैं और सूर्यास्त के बाद इस मंदिर में वापस लौटते हैं। इस मंदिर की वजह से ही पूरे कोंकण क्षेत्र को परशुराम भूमि भी कहा जाता है। कानड़ी जी, ये जगह विष्णु के अवतार परशुराम जी के साथ किस तरह से जुड़ी हुई है? परशुराम जी ने जो अवतार लिया है वो विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। परशुराम जी हर सुबह इधर तपश्चर्या के लिए हिमालय में जाते हैं और शाम को इधर लौटते हैं। परशुराम जी चिरंजीवी है, इसका प्रमाण महाभारत में भी है और रामायण में भी है। रामायण में सीता संहार के लिए परशुराम जी का धनुष रखा था, शिव धनुष रखा था, वो परशुराम जी का था। और महाभारत में कर्ण को विद्या दी थी, वो परशुराम जी ने दी थी। तो आज ही इधर परशुराम जी का महत्व मानते हैं लोग। ये कोंकण को परशुराम जी की भूमि क्यों माना जाता है? कोंकण इलाका जो है परशुराम जी के नाम के साथ में जुड़ा हुआ है। परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी निक्षत्रिय की, जो उन्मत्त क्षत्रिय थे उनका नाश किया। उसमें से जो साधन संपत्ति मिली वो सब कश्यप ऋषि को दान की, और एक बार दान देते तो वापस नहीं लेते। इस हिसाब से परशुराम जी ने ये डोंगर महेंद्रगिरी पर्वत है, इसके ऊपर तपश्चर्या के लिए वो इधर आके रह रहे हैं। क्योंकि तभी इधर पहले समुद्र था, समुद्र को विनती की मुझे रहने के लिए ये जगह चाहिए। परशुराम जी ने अपने तीर से तीर मारा और परशुराम तीर मार के वो भूमि निर्माण की। ये कन्याकुमारी से भड़ोच गुजरात, ये जो पश्चिम किनार पट्टी है, ये परशुराम जी ने खुद को रहने के लिए ये भूमि निर्माण की है। ये कन्याकुमारी से भड़ोच गुजरात, ये पश्चिम किनार पट्टी परशुराम जी ने बनाई है। मतलब पहले यहाँ पर समुद्र था और जब उन्होंने तीर मारा तो फिर समुद्र उतना पीछे चला गया। 60 किलोमीटर नजदीक का समुद्र किनारा, यहाँ से गुहागर है 60 किलोमीटर के ऊपर। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आप इसी गांव के रहने वाले हैं, ये बताइए कि अभी 2019 में चुनाव होने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो अब तक का मोदी सरकार का कार्यकाल था वो संतोषजनक था, या फिर आपको लग रहा है कि इस बार बदलाव की जरूरत है? नहीं, मुझे नहीं लगता बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक के जो आप जो देखें, अब जब से हमको आज़ादी मिली है तब से लेकर आज तक अगर आप देखें तो ये जो 5 वर्ष है मोदी सरकार के, वही सबसे अच्छे हैं, ऐसा मुझे लगता है जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप उनको प्रधानमंत्री बनने योग्य देखते हैं? मुझे नहीं लगता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो आज तक जो कांग्रेस ने किया हुआ है, जो कुछ घोटाले किए हैं, उसका हिसाब लगाया जाए तो राहुल गांधी क्या कोई भी किसी भी गांधी परिवार के आदमी को प्रधानमंत्री या सरकार में नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब हम डाइव के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं कौस्तुभ से इनकी सियासी राय जानूं, ये यहाँ की अंदरूनी दुनिया की हमें सैर कराना चाहते हैं। आप भी चलिए हमारे साथ।
जितेंद्र दीक्षित गोता लगाकर एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। ये दुनिया बहुत ही रंग बिरंगी और खूबसूरत थी। तरह तरह के रूप, रंग और आकार की मछलियां भी नजर आई। भारत में स्कूबा डाइविंग के गिने चुने ठिकाने ही हैं, जिनमें से एक रत्नागिरी में है, जहां जितेंद्र इस वक्त डाइव कर रहे हैं। कुछ देर पानी के भीतर गुजारने के बाद जितेंद्र और कौस्तुभ वापस ऊपर आ गए। एक कहानी याद आ गई जिसे सुनाने के लिए मैं बीच में से बाहर आया हूं। आपको याद होगा कि पिछले साल दिसंबर में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें हनुमान जी भी चर्चा का विषय थे। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी की जाति का जिक्र किया था और उसके बाद हर कोई उन्हें अपनी जाति का बताने लग गया। मेरे पीछे आप ये जो पहाड़ी देख रहे हैं, इसको मीरिया कहते हैं। मीरिया नाम की ये पहाड़ी है और इसका संबंध भी हनुमान जी से है। इस पहाड़ का नाम है मिरिया। एक दंत कथा के मुताबिक जब लक्ष्मण मेघनाथ के शक्ति बाण से घायल होकर बेहोश हो गए थे, तब हनुमान जी उनके इलाज के लिए उत्तर की दिशा से उस द्रोणगिरी पर्वत को लेकर श्रीलंका की तरफ निकले, जिसमें की संजीवनी बूटी थी। हनुमान जी जब उड़ते हुए यहाँ से गुजरे तो पर्वत का एक छोटा सा हिस्सा टूटकर यहाँ गिर गया। लोग मानते हैं कि ये पहाड़ वही टूटा हुआ हिस्सा है। जितेंद्र दीक्षित ने एक बार फिर समुद्र में गोता लगाया और कुछ वक्त रंग बिरंगी दुनिया में बिताने के बाद सतह पर आ गए कौस्तुभ से सियासी चर्चा के लिए। कौस्तुभ जी, आप पर्यटन के उद्योग से जुड़े हुए हैं। पर्यटन उद्योग के लिहाज से आपको क्या लगता है, मोदी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार को फिर से एक बार मौका देना चाहिए या फिर आप बदलाव की जरूरत देखते हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा कि बदलाव की जरूरत है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी हम टूरिज्म सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो टूरिज्म सेक्टर के लिए गवर्नमेंट के बहुत अच्छे स्कीम सरकार की तरफ से आ रही है और बिजनेस प्रमोशन के लिए वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं। तो ताकि मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का क्या कहना। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी के बारे में आप क्या राय रखते हैं? राहुल गांधी को क्या आप पीएम बनने योग्य दिखते हैं? राहुल गांधी आपको समझो अभी के पीएम योग्य नहीं रहते होते तो राहुल जी का आना ठीक था, लेकिन अभी के पीएम जो है वो अच्छे हैं, तो बदलाव क्यों करें? अभी प्रियंका गांधी ने भी राजनीति में ऑफिशियल एंट्री मारी है। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस को उससे फायदा होगा? डेफिनेटली कांग्रेस को इसका बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है। जैसे कि बीजेपी सरकार ने जो भी गलतियां की है अभी, उसको सुधारने के लिए उनको बहुत टाइम जाने वाला है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो इनिशिएटिवली यहाँ पे आ रही है, उनका जो मार्केटिंग है, स्ट्रैटेजी है, वो बना रही है, तो उसका बहुत उन्हें फायदा होने वाला है। रत्नागिरी में जहां जितेंद्र ने स्कूबा डाइविंग की, वहां मछलियां ही मछलियां नजर आई। अब जितेंद्र दीक्षित वहां से कुछ फासले पर एक बस्ती में पहुंचे और यहां पर भी उन्हें नजर आई मछलियां ही मछलियां। ये वो मछलियां थी जिन्हें अंजाम लोगों की प्लेट पर जाकर मिलता है। रत्नागिरी में बड़े पैमाने पर मच्छी मारी होती है, लेकिन इन दिनों यहाँ के मछुआरे दुखी हैं, क्योंकि इलाके में गैर कानूनी तरीके से मच्छी मारी हो रही है। मछुआरों का कहना है कि मोदी सरकार नीतियां तो सही बना रही है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी उन पर अमल नहीं होने देते। महेश जी, आप मच्छीमारी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ये बताइए कि आपके समाज से जुड़े हुए लोगों के लिए मोदी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत है या फिर कार्यकाल उनका संतोषजनक रहा? सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि मोदी जी जिस तरह के इंसान है, जिस तरह के नेता है इस देश को मिले हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और उनके बाद तो कोई नहीं है, उनके पास ही हमारी आखिरी उम्मीद है और वही देश का भला करेंगे और हमारे फिश इंडस्ट्री का वही भला करेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो आपकी जो समस्याएं थी उसके निदान के लिए क्या सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां, नियम, कानून बनाए जिससे कि आपको राहत मिले? हमने सुना है कि यहाँ पर मछुआरों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, कई सारे ट्रॉलर्स बंद हो रहे हैं क्योंकि मछलियां नहीं मिल रही हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ गलत तरीके से जो फिशिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। जो गिने चुने जो बड़े मछुआरे,
वो इस तरह के गलत एक्टिविटीज़ यूज़ करते हुए बहुत सारी मछलियां पकड़ रहे हैं, और वो मछलियां पकड़ते हुए 10% जो मच्छी है वो पकड़ रहे हैं, लेकिन 90% जो उसके रिलेटेड जो चीज़ है समुंदर में, वो पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और पूरा जो सी एनवायरनमेंट है वो पूरा उसमें डिस्टर्ब हो रहा है। तो जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ने बाकायदा उसमें बैन किया हुआ है, जो एलईडी जो फिश एलईडी यूज़ करते हुए जनरेटर लगा के, तो उसके पर बैन लगा है। 1 साल हो गया है, और पूरे देश के जितने भी किनार पट्टी के जो राज्य है उनके लिए वो आदेश लागू किया है। हमारे महाराष्ट्र सरकार ने भी, महाराष्ट्र शासन ने भी वो इम्प्लीमेंट किया है, और उसके लिए उन्होंने यहाँ के रीजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको ये करने के लिए उसको भेजा था, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। मछुआरों की बस्ती से वापस लौटते वक्त रत्नागिरी शहर में जितेंद्र दीक्षित की नजर एक घर के बाहर लटकी तख्ती पर पड़ी। लिखा था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म स्थल। रत्नागिरी में ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े एक महापुरुष का जन्म हुआ। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर ही रहूंगा, ये नारा दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, और हम उनकी जन्मस्थली पर खड़े हैं। जी हां, रत्नागिरी में ही बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था, और ये उनका घर है जहां पर वो उम्र के 10 साल तक रहे थे, और आज उस घर को आज भी उसी तरह से सहेज कर रखा गया है। जैसा ये घर जब तिलक यहां पर रहते थे, जैसा वो दिखता था, वैसा ही आज भी रखा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि तिलक से जुड़ी हुई कई सारी सामग्रियों को यहां पर प्रदर्शित किया गया है। यहां पर कतरनें लगाई गई हैं। केसरी और मराठा अखबार जो ये निकालते थे, उनके जीवन काल की कई सारी तस्वीरें यहां पर आपको नजर आएंगी। और अगर हम अंदर के कमरे की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं यहां पर उनकी कुंडली लगी हुई है। 23 जुलाई 1856 को 1856 को उनका जन्म हुआ था, और उस वक्त किस तरह की ग्रह दशा थी, किस तरह के ग्रह नक्षत्र थे, उनको यहां पर लगाया गया है। यहां पर उनका वंश वृक्ष लगा हुआ है। और अगर हम और अंदर आए तो ये उनके घर की रसोई है। एक कमरे में उनके जीवन से जुड़े हुए कई सारे क्षण जो है, उनकी तस्वीरें यहां पर लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहां पर एक तस्वीर है जब लोकमान्य तिलक का निधन हुआ था, तब उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाए जाते वक्त ये तस्वीर निकाली गई थी, और उनको अंतिम संस्कार के लिए बिठा कर ले जाया गया था। जैसे आमतौर पर किसी की शव यात्रा होती है तो लिटा कर ले जाया जाता है, लेकिन एक परंपरा है कि कोई अगर महापुरुष का निधन होता है तो उनको बिठाकर ले जाते हैं, जैसे कि वो बैठे हुए हैं किसी आसन पर। इस तरह से लोकमान्य तिलक को गिरगांव चौपाटी पर ले जाया गया था, जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। तिलक की जन्मस्थली के पास ही थिबाऊ पैलेस। अंग्रेजों ने बर्मा के राजा थिबाऊ को लड़ाई में हराकर कैद कर लिया था और उन्हें परिवार के साथ यहीं रखा था। आज ये एक पर्यटन स्थल बन गया है। रत्नागिरी में कई ऐतिहासिक ठिकानों के अलावा प्रमुख धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे कि गणपति पुले। यहाँ समुद्र के किनारे एक प्राचीन गणपति मंदिर है, जहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जहाँ समुद्र की लहरें गणेश जी के चरण स्पर्श के लिए बेताब हैं। वैसे तो रत्नागिरी की मिट्टी कुदरती तौर पर लाल है, लेकिन यहाँ की जमीन लोगों के खून से भी लाल हो चुकी है। पहले यहाँ जैतापुर परमाणु प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हिंसक आंदोलन हुआ। उसके बाद लोग नाणार पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी के खिलाफ सड़क पर उतरे। यही जितेंद्र दीक्षित की मुलाकात हुई
पर्यावरण के लिए काम करने वाले मंगेश चौहान से। मंगेश रत्नागिरी शहर से सटे गांव में ही बागबानी करते हैं। जब जितेंद्र दीक्षित इनसे सियासत के गर्मागर्म मुद्दों पर बात करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने सुझाव दिया कि पहले ठंडा ठंडा नारियल पानी पिया जाए। मंगेश के घर के बाहर ही कई नारियल पेड़ लगे हैं। नारियल तोड़ने के लिए मंगेश का पेड़ पर चढ़ना बड़ा दिलचस्प था। मंगेश जी, ये बताइए कि मोदी सरकार का जो अब तक का कार्यकाल रहा है वो आपको कैसा लगा? क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि फिर से 2019 के चुनाव में मोदी को फिर से मौका मिलना चाहिए या फिर आपको लगता है कि बदलाव होने की ज़रूरत है? मोदी जी की हम बात करें तो हम उनको तब से देख रहे हैं जब वो गुजरात के सीएम थे और जब गोधरा भी हुआ था वहाँ पे उनके कुछ इंटरव्यूज़ हमने देखे थे कि ये इंटरव्यूज़ कोई पॉलिटिकल लीडर दे सकता है, लेकिन किसी राज्य का सीएम कैसे दे सकता है कि इन लोगों को हमको एक ऐसा सबक सिखाना है कि फिर से हम ये लोग यानी अपना सिर ऊपर निकालने की जरूरत भी ना करें। ये एक सीएम कैसे बोल सकता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कैसे बोल सकती है? तो यह तब हमने महसूस किया था। ये गोधरा की जो बात चल रही थी वो भी हम मीडिया में से क्लोजली फॉलो कर रहे थे, प्रिंट मीडिया में से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से। तब से तो हम मोदी जी से डरते हैं, बहुत डर लगता है हमको उनसे। और ऐसे पिता से जिनसे आप बहुत डर रहे हो उनके साथ आपको प्यार कैसे हो सकता है? सो देयर इज लिटिल दैट हमने उनसे एक्सपेक्ट किया इन 5 सालों में। और जो कुछ भी देखने में आया, जैसे मेजॉरिटेरियन टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, जैसे तो ये गौ हत्या, जैसे हम उनको कहते हैं गौ रक्षकों फोबिया, ये जो चीज़ें हुई हैं ये पहले इतनी कभी हाईलाइट नहीं हुई थी, कभी इतनी देखने में नहीं आई थी। लेकिन जैसे अभी बहुत सारे ये किस्से हो रहे हैं हमारे रत्नागिरी ज़िले में भी कुछ दिन पहले कुछ किस्से अभी सामने आए हैं। और ऑन दी अदर हैंड हमारे यहाँ पर कोंकण में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि उनका कैपिटल कॉस्ट कुछ लाख करोड़ों में जाता है। तो जैसे ये प्रोजेक्ट्स जब लाए गए तब हमने कांग्रेस का भी बर्ताव देखा, उनके सॉफ्ट स्टैंड्स देखे, और जब ये आज पावर में हैं तभी इनका हमारे तरफ देखने का रवैया या हमारे जो इश्यूज उनके सामने रख रहे हैं उसको साइड स्टेप करने का जो उनका हार्डकोर रवैया है, ये बहुत हमको यानी डर पैदा करता है हमारे मन में। तो हमको ऐसा ही लगता है कि बाबा जीना जो कुछ है ये कठिन हो रहा है एंड सम ब्रीदिंग स्पेस इज रिक्वायर्ड। मोदी के विकल्प के तौर पे आप किसको देखते हैं? राहुल गांधी को देखते हैं क्या? और क्या वो आपको लगता है कि वो पीएम बन सकते हैं, उस योग्य हैं वो? एक चीज़ तो हम ज़रूर देख रहे हैं और उसका क्रेडिट तो उनको देना चाहिए कि वो जब आए इस लैंडस्केप में, यानी जब मोदी जी पीएम बने और तब राहुल जी जो वो अपोजिशन में थे, तब उनसे जो बातें आती थी और अब जिस तरह से वो बात करते हैं, अब जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करते हैं, उसमें देयर इज अ सी चेंज एंड दैट इज समथिंग। वी आर नॉट कांग्रेस सपोर्टर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट देन इफ समथिंग गुड एंड पॉजिटिव इज सीन देन यू हैव टू गिव इट टू इट। और डेफिनेटली तो हमको लगता है, लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि ही इज वेदर ही इज फिट टू बी पीएम और नॉट, दैट इज नॉट माय इशू। आई विल रादर से कि आई नीड सम ब्रीदिंग स्पेस एज फॉर द मैटर कि पीएम किसको बनना है, लेट टाइम डिसाइड दैट। अच्छा, अभी प्रियंका गांधी ने भी एंट्री कर ली है फॉर्मली पॉलिटिक्स में, तो आपको लगता है कि कांग्रेस को उससे फायदा होगा? कांग्रेस को जरूर फायदा होगा, क्योंकि हमने एक भाषण उनका सुना था, इट वाज अ वीडियो पोस्ट एंड द लेडी स्पोक सो फ्रैंकली कि वो भाषण कहीं पे भी किसी ने उनको ट्यूटर करके उन्होंने वो बोला था, ऐसा नहीं था। उन्होंने इस बात से वो बिल्कुल ही यानी हिचकिचा नहीं रही थी टू शो हरसेल्फ आल्सो इन बैड लाइट। तो आई थिंक शी कैरीज अ लेवल ऑफ मैच्योरिटी एंड कांग्रेस को तो जरूर फायदा होगा उनका, क्योंकि जब वो आ रही थी, जब भी राहुल जी की बात नहीं थी, तब भी पीपल वर कंपेयरिंग इट विद हर फॉर हर फिजिकल फीचर्स विद इंदिरा गांधी एंड दोस थिंग्स। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग दो अलग अलग जिले हैं, लेकिन दोनों की लोकसभा सीट एक ही है। इस सीट पर भी फिलहाल शिवसेना का कब्जा है।
यहाँ के सांसद विनायक राउत है। ये इलाका दबंग नेता नारायण राणे का माना जाता है, जो कभी शिवसेना में थे, फिर कांग्रेस में चले गए और अब बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा के सांसद बने। नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे पहले यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं। 2014 में हार के बाद माना जा रहा है कि फिर एक बार वापसी के लिए राणे का कुनबा पूरा जोर लगाएगा। नारायण राणे का अभी भी है, नारायण राणे को मानने वाले लोग हैं, अभी नारायण राणे से नाराज होने वाले भी लोग हैं। कि बीच में अभी कल परसों एक खबर चली थी कि उनका जो एक पार्टी है स्वाभिमानी पक्ष का, उसके कुछ लोग पदाधिकारी छोड़ गए हैं, तो शायद वो उन्होंने अभी इनका समाधान किया है। ये अभी प्रॉब्लम में है कि राणे साहब क्या अकेले ये सीट निकाल सकेंगे? लास्ट टाइम नहीं निकाल पाए थे, लास्ट टाइम क्योंकि कांग्रेस में थे और इधर मोदी वेव में सेना का निकल गया था उम्मीदवार बहुत अच्छी तरीके से। तो अभी एंटायरली डिपेंड करता है कि राणे अगर अपनी खुद की ताकत पे यहाँ उतरते हैं तो उनके साथ कौन जाता है। जितेंद्र दीक्षित और कैमरामैन सचिन शिंदे ने आज आपको रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट के रत्नागिरी क्षेत्र की सैर कराई। आगे वे आपको ले चलेंगे सिंधुदुर्ग, जहां से छत्रपति शिवाजी ने समंदर को अपनी गिरफ्त में लिया था।